हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी, जिसका बुक की सेकंड है और चैप्टर है आपका फर्स्ट। जो जियोग्राफी है उसकी जो फर्स्ट बुक है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी है, प्लेलिस्ट बाकायदा बना दी है आपको 2026 से 27 सॉरी 2025 से 26, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके बेस्ट ऑफ बेस्ट नंबर आएँ। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट सेकंड भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइनल से पहले मैं सारे अपलोड कर दूंगा। और पीडीएफ रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा सकते हैं। 8178988103 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो आप इस पर कांटेक्ट करिए और जो भी आपको इश्यूज़ हैं आ रहे हैं वो आप यहाँ से अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको जियोग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन सभी चीज़ों की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं और इसी तरीके के बेहतरीन नोट्स बनवाए जा रहे हैं आपके लिए। और ये मैं ही बना रहा हूँ वैसे, हालांकि बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट ईयर तक हम जो आप तो 12th पास हो जाएंगे, लेकिन आप 12th में रहेंगे, आफ्टर 12th भी आप जैसे बीए वगैरह करेंगे तो वहाँ के लिए भी मैं कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो उनको ज़रूर इस चैनल को भेजिएगा ताकि वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े रह सके। और कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी हम उसी तरीके से इंग्लिश सिखा रहे हैं जैसे कि हम अपनी फिजिकल क्लासेस में सिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर का नाम है आपका जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, ये सेकंड बुक है आपकी। जो फर्स्ट बुक है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है और सभी सीक्वेंस वाइज लगा दी गई हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी। भाई बहुत प्यारे नोट्स बनाए गए हैं, बहुत प्यारे। आप एक बार पढ़िएगा इसको और आप लास्ट ईयर के पेपर देखिए। अभी आपका प्री बोर्ड हुआ है, अभी आपका मिड टर्म हुआ है, तो आप सभी को देखिए एक बार। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन रिलेट करिएगा, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियोस अपलोड करूंगा। लाइक किस तरीके जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पार्ट 3 आएगा उसमें MCQ आएंगे। ठीक है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना वो वाले, और फिर मैं मैप वगैरह भी यहाँ पर आपको ट्राई करूँगा कि सिखाऊँ। ठीक है, तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, जो जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन है। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है क्या पूरे चैप्टर में दिया क्या है, चलिए आज देखते हैं। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में हुई थी। जो भारत है उसमें प्रथम बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, 1872 में। चलिए आगे। जो व्यक्ति एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं, या फिर वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है अगर एक साल में 365 दिन में अगर वो 183 दिन काम कर रहा है तो वो किस में आएगा, मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चलिए ये आ जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, कभी भी पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो आप अभी से प्रिपेयर करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या का वितरण असमान है। जो भारत की जो जनसंख्या है उसका जो वितरण है वो कैसा है, असमान है। ठीक है, मतलब सभी जगह कहीं पर ज़्यादा लोग हैं, कहीं पर कम है, इस तरह की चीज़ें हैं। पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा मैदानों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि अगर आप बात करें जो पर्वत वाले क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय एरिया है, उनकी तुलना में जो मैदानी भाग है उनमें जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है। उनमें क्या है, जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यही क्या है, इसका वितरण है। वितरण असमान है कि कहीं पर ज़्यादा लोग हैं, कहीं पर कम लोग हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि जो मैदानी क्षेत्र उनमें काम है, रोजगार है, सारी चीज़ें हैं, बेस्ट एजुकेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करेगा ना जहाँ पर उसको सुविधाएं मिलेंगी। तो यही इसमें बताया गया। और बहुत अच्छा चैप्टर है जो जियोग्राफी 12th क्लास के 100% ट्रूली कह रहा हूँ कि सबसे ईजी है। 11th क्लास में ऑलमोस्ट टफ थी, आई विल से कि, बट जो 12th क्लास में उसमें जियोग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जिसके पास है समझ लीजिए वरदान है, क्योंकि आप यहाँ से पढ़कर कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। ठीक है, पूरी भारत की जानकारी ले सकते हैं, एक सिंगल जानकारी, लाइक अगर आप सही से पढ़ेंगे तो बच्चों जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, विदाउट जियोग्राफी यू कैन नॉट क्लियर दैट एग्जाम। ओके, तो पढ़िए आप, बहुत अच्छा है। 12th से तो इंटरेस्ट जनरेट हुआ मेरा खुद। 11th में थोड़ी सी टफ थी, बट 11th का जो दूसरी बुक है वो ईजी है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छी लगी। तो 12th में तो मुझे बहुत अच्छी लगी जियोग्राफी, ट्रूली बताऊँगा आपको।
आगे दिखा रखा है जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा प्रकट किया जाता है। जो जनसंख्या घनत्व है उसमें प्रत्येक किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते हैं ना, 400 व्यक्ति या 500 व्यक्ति, उसके अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है उसको डिफाइन किया जाता है। हर जगह का रेशियो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि हर जगह का एक जैसा होगा, हर जगह का रेशियो अलग अलग हो सकता है। जहाँ पर ज़्यादा सुविधा होंगी वहाँ पर प्रति किलोमीटर लोग ज़्यादा होते हैं ऑटोमेटिकली, और जहाँ पर कम सुविधा होती है वहाँ पर प्रति किलोमीटर लोग कम होते हैं। तो यही इसमें बताया गया, ठीक है। आगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बिहार है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, जहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, तो वो आपका बिहार है, ठीक है। क्या है? बिहार है। आगे देखिए, आगे दिखा रखा है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाई गई। जो भारत सरकार है उसने जो राष्ट्रीय युवा नीति जो अपनाई थी वो कब अपनाई थी? 2003 में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे। तो गाइस, ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ रिलेटेड या किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हमने महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है जनसंख्या वितरण क्या है। जो जनसंख्या वितरण है वो है क्या, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि पहला चैप्टर है। ऑलरेडी आपको पता है कि पहला जो चैप्टर होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। और पहले चैप्टर में से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत की जनसंख्या का वितरण असमान है। पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जो भारत है उसकी जो जनसंख्या वितरण है वो असमान है, मतलब कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। मतलब ऐसे लोग वहाँ पर पाए जाते हैं कि कहीं पर बहुत सारे लोग मिलेंगे और कहीं पर बहुत कम लोग मिलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों पाया जाता है? क्योंकि कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है और कहीं पर आपके मैदानी क्षेत्र है। जो मैदानी क्षेत्र है उनमें ऑटोमेटिकली जनसंख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, सुविधाएँ प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। जो जनसंख्या घनत्व है वो है क्या, ये आपको बताना है। आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा जनसंख्या वितरण पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे घनत्व, ठीक है। बता रखा है जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा प्रकट किया जाता है। जो जनसंख्या घनत्व है उसको प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रह रहे होते हैं उनके आधार पर प्रकट किया जाता है, उनके आधार पर बताया जाता है। भारत की जनसंख्या का घनत्व 492 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो भारत की जो जनसंख्या का घनत्व है वो देखो, जो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है उसको 492 किलोमीटर प्रति व्यक्ति कहते हैं। प्रति किलोमीटर 492 व्यक्ति रहते हैं, तो वो क्या है? जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। ये भारत का है। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या की वृद्धि से क्या तात्पर्य। जो जनसंख्या वृद्धि है वो है क्या, आइए देखते हैं। 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। देखो, 2 समय अंतराल में, लाइक मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैंने 2025 और 2024 और 2025 का आंकड़ा लगाया, मतलब कि एक समय निश्चित करा, तो उसके बीच में जो जनसंख्या बढ़ी है ना, जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, बढ़ी है, उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। आगे दिखा रखा है जन्म दर क्या है। जो जन्म दर है वो है क्या, आइए देखते हैं। 2 समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्म जीवित बच्चों की संख्या, मतलब कि कह सकते हो कि जैसे 1000 बच्चे जीवित हुए, 1000 बच्चे का जन्म हुआ, तो उनमें जो बच्चे बचे ना, उन्हें क्या कहा जाएगा? जन्म दर कहा जाएगा, ठीक है। आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अप्रवास क्या है। अप्रवास क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर कोई भी इश्यू आ रहा हो पढ़ाई रिलेटेड या पीडीएफ रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर या फिर व्हाट्सअप कर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, अप्रवास जान लेते हैं। जनसंख्या का किसी प्रदेश की ओर स्थानांतरण अप्रवास कहलाता है। मतलब एक जनसंख्या किसी दूसरे एरिया में जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या अप्रवास, ठीक है। आगे बता रखा है अप्रवास के कारण जनसंख्या में भारी वृद्धि पाई जाती है। जो अप्रवास होते हैं उसके कारण जो जनसंख्या होती है उसमें वृद्धि पाई जाती है। लाइक जो बिहार के लोग हैं वो अलग अलग स्टेट में जाते हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो अप्रवास होता है, और कहीं ना कहीं जिस स्टेट में वो जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आगे दिखा रखा है उत्प्रवास किसे कहते हैं। जो उत्प्रवास है वो क्या है? बता रखा है किसी प्रदेश अथवा केंद्र से अन्य किसी दूसरे प्रदेश की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, इसके कारण जनसंख्या घटती है। अब देखो, उत्प्रवास क्या है कि कहीं से ना
व्यक्ति चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या घटती है, उत्प्रवास होता है। जैसे बिहार में उत्प्रवास बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग बिहार छोड़कर कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर उत्प्रवास बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ से लोग बाग उठ के कहीं और जा रहे हैं। आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। देखो आर्थिक स्तर पर जो भारतीय जो जनसंख्या उसको कितने कैटेगरी में बांटा जा सकता है, आइए देखते हैं। बता रखा है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जो भारतीय जो जनसंख्या उसको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है मुख्य श्रमिक। बता रखा है वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है। मुख्य श्रमिक कौन कहलाते हैं? जो 365 दिनों में से यानी कि एक साल में 183 दिन काम कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मुख्य श्रमिक। मतलब उनको पूरा काम मिलता है, प्रोवाइड होता है, तो उसे क्या कहेंगे? मुख्य श्रमिक कहेंगे। आगे दिखा रखा है सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, सीमांत श्रमिक कहलाता है। देखो वो व्यक्ति जो 183 दिन से काम कम करेगा उसे क्या कहेंगे? सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक जो 183 दिन से ज़्यादा और सीमांत जो उससे कम करेगा। ठीक है, आगे दिखा रखा है तीसरा अश्रमिक। जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे अश्रमिक कहते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति काम ही नहीं करता उसे क्या कहेंगे? अश्रमिक कहेंगे। ठीक है, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 9, 1901 से 1921 की समय अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता या नकारात्मकता क्यों थी? कारण स्पष्ट कीजिए। बता रखा है कि 1901 से लेकर 1921 में जो समय अवधि है उसमें भारत में जो जनसंख्या स्थिरता है उसमें स्थिरता और नकारात्मकता क्यों थी? आइए देखते हैं। बता रखा है इस अवधि में भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। इसमें क्या था भाई कि ना जैसे जितनी जनसंख्या जन्म ले रही थी उतनी जनसंख्या मर भी रही थी, तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या था? दोनों एक तरीके से नकारात्मक रही थी। ठीक है, आगे बता रखा है पहला ये किस कारण से हो रहा था? बता रखा है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव था। मतलब जो पहले के जो लोग थे उनके पास ये प्रोवाइड सुविधा नहीं थी जो आज है। लाइक अगर कोई बीमार व्यक्ति पड़ता है, किसी को चोट लगती है तो तुरंत हम हॉस्पिटल वगैरह पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। पहले अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, अच्छी मेडिसिन नहीं थी, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण क्या होता था? लोग जन्म तो लेते थे, मरते भी थे। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें प्रॉपर हुआ करती थी। दूसरा, लोगों में साक्षरता दर बहुत कम थी। मतलब उस समय के लोग जो थे वो पढ़े लिखे बहुत कम थे, जिसके कारण में कहीं ना कहीं जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कहीं ना कहीं उच्च रही थी। ठीक है, आगे तीसरा, खदानों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के समुचित वितरण की व्यवस्था नहीं थी। मतलब जैसे आज आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइक खाना, पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ें जो है ना वो पहले इस तरीके से नहीं प्रोवाइड हुआ करती थी। फैसिलिटीज़ उस समय बिल्कुल नाम मात्र की थी, इसलिए क्या होता था? जन्म दर भी बहुत थी और मृत्यु दर भी बहुत अधिक मात्रा में थी। ठीक है, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 10, समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां क्या थी? जो समाज है उसके समक्ष जो किशोर व्यक्ति हैं उनकी जो चुनौतियां हैं वो हैं क्या? ठीक है, तो गाइज ये आपको पार्ट 2 में मिलेगा। मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो, चाहे वो PDF रिलेटेड हो, स्टडी रिलेटेड हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लाइक आपको फिजिकल के नोट्स चाहिए या फिर जियोग्राफी के नोट्स चाहिए, पॉलिटिकल के नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको जो नोट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप यूट्यूब पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहीं ना कहीं इस साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे 2026 में। ठीक है, तो न्यू ईयर आने वाला है, बहुत बढ़िया चीज़ें मैं न्यू ईयर से स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोग के लिए। मैं चाहूँगा कि बने रहें चैनल के साथ और सीखते रहें। न्यू ईयर पे आपको गिफ्ट मिल जाएगा आपका जो कंटिन्यूसली रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।